हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लाइन से हम लोग चलते आ रहे हैं भाई, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। हम लोग जस्ट पीछे पढ़ क्या है, अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसी प्रकार सेम ए टू जेड कॉपीराइट है आपका कौन सा, निरक्षीय स्थिति। इसको समझने से पहले मेरे प्यारे साथियों ये पूरा थ्योरी मैं आपको लिख दिया हूं, इसलिए लिख दिया मेरे प्यारे साथियों क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो करके, ठीक है। तो चित्र भी बना दिया हूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये पेपर हॉल में आपको चित्र बनाना है, लेकिन मैं इस चित्र को भी और ब्लैक बोर्ड में मेरे प्यारे स्टूडेंट समझाने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो क्या लिखा है, एक बार मैं परिभाषा पढ़ देता हूं। जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाला, ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब कोई बिंदु, ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र, केंद्र मतलब कहां भाई, यहां से, ठीक है, केंद्र से गुजरने वाला तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित हो। अब ये द्विध्रुव अक्ष है, ये क्या है, द्विध्रुव अक्ष है, और इस द्विध्रुव अक्ष के क्या है भाई, लंबवत रेखा पर क्या हो, स्थित हो, मतलब यहां पास क्या हो, स्थित हो। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस स्थिति में इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ या क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ये परिभाषा हुआ। अब शॉर्ट में समझा दो सर, तो बोलोगे तो मैं समझा देता हूं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये क्या है भाई, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के क्या है मेरे प्यारे साथियों, लंबवत, क्या है भाई, लंबवत इस बिंदु पर, कहां भाई, इस बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं भाई, ज्ञात करते हैं। तो कौन सी स्थिति कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, निरक्षीय स्थिति कहलाता है। कौन सी स्थिति कहलाता है, निरक्षीय स्थिति कहलाता है, ठीक है। अब इस तो परिभाषा तो कंप्लीट हुआ, अब इसका व्यंजक, तो व्यंजक को आपको कहां से लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से। ये व्यंजक का थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, मैं चित्र भी आपको साथ ही साथ बना दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक बार चित्र को और बना रहा हूं, जो वहां पर स्पेशल आराम से बनाया हूं, एक बार और समझाने के लिए आपको चित्र बना रहा हूं। ध्यान से देखना, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, हम भी बना देते हैं भाई, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां बना दूं, ठीक है, आप लोग के लिए मैं यहां बना देता हूं। मान लो क्या बोला हूं, ए बी, ठीक है, या ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और किससे, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। मान के चलो ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और उनके बीच का दूरी कितना है, 2a। अब इनके बीच का दूरी कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 2a है। कितना है भाई, 2a है। मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से, केंद्र कहां पास होता है, बीच को बोलते हैं केंद्र, O से स्मॉल r दूरी पर, और वो भी लंबवत बोला था परिभाषा में, तो स्मॉल r दूरी पर, कितना दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो परिभाषा था भाई। अब इसके बाद खेल है भैया, ठीक है, और जो खेल है उसको आपको याद रखना, थ्योरी उसका लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर हॉल में वो कोई काम करनी है। तो ये चित्र डिजाइन हुआ है, तो कैसे डिजाइन हुआ है, सिर्फ इतना से हुआ है। तो इतना अगर याद है तो आपका ये चित्र आसानी से बन जाएगा। क्या चीज बोला था मैं, ध्यान से देखना, रटने की जरूरत नहीं है थ्योरी, आपको सिर्फ अपने दिमाग में, अपने माइंड में सिर्फ कॉन्सेप्ट को बैठाना है भाई, ठीक। क्या बोला था, मान लो ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और किससे भाई, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, और उनके बीच का दूरी कितना होता है, 2a होता है, और इसके केंद्र O से कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रटना मत थ्योरी भाई, नहीं तो आप रटोगे तो फिजिक्स को कितना रटोगे, ठीक है। अब देखो काम क्या है भाई, सर आप बता रहे हैं वो चित्र ऐसे बना है और आपका तो ऐसे बना है, तो हम बता देते हैं ना भाई, कैसे नहीं बताएंगे। आपको पता होगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाती है भाई, बाहर की ओर जाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये प्लस क्यू आवेश यही पास रखा है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाती है भाई, बाहर की ओर। और प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा को नाम दे रहा हूं मैं E1। क्या नाम दे रहा हूं भाई, E1, आपको समझाने के लिए E1 वहां दे दिया हूं, टेंशन मत लो, लेकिन और बता रहा हूं। अब देखो माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा किधर आती है,
अंदर की ओर प्रवेश करती है, मतलब इसका निशान किधर होगा, इस साइड, और इस वाले का निशान किधर है भाई, ऊपर। ठीक, अब सर बताओ, एक रेखा ऊपर जा रहा है, एक रेखा नीचे जा रहा है, तो इसका परिणामी कैसे मिलेगा? और परिणामी मेरे प्यारे साथियों या तो विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए या एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये तो ध्यान रखना, इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, न विपरीत है न एक ही दिशा में ही है। तो अब क्या करें सर? तो यहां पास ध्यान रखना क्या किया जाता है, इसको नाम देता हूं मैं, क्या देता हूं, E2। क्या नाम देते हैं भाई, E2। अब इसका एक E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो बीच पे ध्यान रखना एक रेखा खींचते हैं। कितना भाई, रेखा खींचते हैं, वो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों परिणामी, और उसको नाम दे रहे हैं किससे, ई से। और ध्यान रखना, ठीक है, गणित के कॉन्सेप्ट आप जानते हो, संगत कोण, आसन्न कोण, ये सब कोण जानते हो। तो मान के चलो ये अगर थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों थीटा है, और ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। वहां पास मैं एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। उसके बाद अब सर आप बोले E1 और E2 उनका परिणामी क्या हुआ, E कहलाया। क्या कहलाया भाई, E कहलाया। अब बताओ सर आगे हम लोग क्या करें था, यहां पास E1 को दो घटक में बांटने वाले हैं। E1 को कितना घटक में बांटेंगे, दो घटक, ठीक है। E1 को कितने घटक में बांटने वाले हैं, दो घटक। और उसी प्रकार E2 को कितना घटक में बांटने वाले हैं, दो घटक, ठीक है। कैसे बांटेंगे ध्यान से देखना, आप लोग को पता होगा, ठीक है, 11वीं क्लास पढ़े होगे, जो थीटा के पास कोण बना है कितना, कुछ भी कितना बना है, सॉरी यहां पास थीटा कोण बना है, तो थीटा कोण वाले पास वाले को क्या बोलते हैं भाई, कॉस थीटा। तो E1 के दो घटक है, इसका मतलब E1 कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों इसका लंबवत भी होगा, तो लंबवत मेरे प्यारे साथियों ऊपर जा रहा है, तो इस कारण से इसका दिशा भी किधर होगा, इस साइड वाले का ऊपर। और इसको नाम देंगे हम लोग E1 क्या चीज देंगे, साइन थीटा। क्या देंगे भाई, E1 साइन थीटा। थोड़ा सा सॉरी ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया हो, क्या आएगा, E1 साइन थीटा। क्यों दिया ऐसा, ध्यान से देखना, थीटा के पास E1 वाले देखो, E1 को दो घटक बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, क्योंकि ध्यान रखना एक लंबवत है और एक क्षैतिज में है, इस कारण से। तो ध्यान रखना थीटा के पास वाले को बोलते हैं कॉस थीटा, और थीटा से जो दूर रहते हैं उसको बोलते हैं साइन थीटा। और E1 को बांट रहे, इस कारण से E1 कॉस थीटा, और यहाँ पास ऊपर जाएगा E1 साइन थीटा। क्यों ऊपर का दिशा क्यों बताऊं, क्योंकि E1 कहाँ जा रहा है, ऊपर। उसी प्रकार ये वाला एंगल E और E2 के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों जो थीटा के पास जो कोण बनेगा, ठीक है, उसका नाम क्या आएगा, E2 कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, E2 कॉस थीटा। और उसके बाद जस्ट ध्यान रखना ये इसका दिशा किधर है, नीचे, तो इसके जस्ट लंबवत जो थीटा से दूर है वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या कहलाएगा, नीचे की ओर, और उसका नाम क्या है, E2 साइन थीटा। क्या आएगा, E2 साइन थीटा। इतना समझ आया। ये पूरा डायग्राम स्पेशल मैं बना दिया हूं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक। क्या क्या बोला एक बार समझ और समझा देता हूं, ध्यान से देखना। चित्र आपका कुछ इस तरह से था, एक बार और बना देता हूं छोटा सा, ठीक है, छोटा सा चित्र है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, ऊपर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाए। यही पास देखो भाई, ठीक है, E1 ऊपर जा रहा है और E2 कहाँ जा रहा है, नीचे। यहाँ पास गणित के सूत्र या जो आप कॉन्सेप्ट जानते हो, इस यहाँ पास थीटा कोण बना, यहाँ पास कितना बना, थीटा कोण। तो E1 और E के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता होगा थीटा के पास, ठीक है, थीटा के पास वाले को बोलते हैं कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाले को बोलते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पास E1 के दो घटक हैं, इसका मतलब E1 कॉस थीटा क्षैतिज घटक कहलाएगा, और E1 साइन थीटा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार E2 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और E और E2 के बीच कितना एंगल बना है भाई, थीटा। और आपको पता है थीटा वाले फिर क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाले को साइन थीटा। और किसको बांट रहा है दो भाग में, E2 को, तो E2 कॉस थीटा हुआ और E2 साइन थीटा हुआ। बस इतना आपको याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट और बताए तो मेरे प्यारे साथियों, E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है और E2 साइन थीटा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ये दोनों ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या है, होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका मतलब हमारे एक ही दिशा में दो आपका क्या है भाई, क्षैतिज घटक है,
E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और आपको पता होगा जब एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका मतलब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा का कोई रोल नहीं है हम लोग जो व्यंजक पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट ये पूरा चित्र, ठीक है, और ये पूरा थ्योरी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो करते आ रहे हैं, क्या करते हैं भाई, बिंदु ए पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कहां पास निकालेंगे, बिंदु पी पर। तो मैं एक बार इसको पूरा क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, चित्र को नहीं मिटाऊंगा, चित्र आप लोग के लिए अभी काम का है। ठीक, इस कारण से चित्र को अभी होल्डर रख दिया हूं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या करना है आपको पता है, सूत्र पता है भाई, कौन सा सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। उसी सूत्र का उपयोग क्या करना है, आपको उपयोग करना है। सूत्र को यहाँ पास एक बार लिख दूं क्या, ठीक है, क्या था आपको बताओ, कौन बताएगा, मैं बताता हूँ सर। E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और चाहो तो आप के भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, के। ठीक है, के, और Q/ क्या आएगा, r², क्या आएगा, r²। चाहो तो आप के हटा देना और लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पास अब क्या कर सकते हैं, आगे सूत्र लगाओ। कौन सा सूत्र भाई, कौन से आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहां पास आपको बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, के कारण, के कारण बिंदु P पर, कहां पर भाई, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा मत लिखना आप लोग, शॉर्ट में ऐसे लिखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या आएगा, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। अब कौन सूत्र उपयोग करना है, ये वाला करना है, और कौन से आवेश कारण, प्लस क्यू, और प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नाम क्या दिया, E1। तो यहाँ पास क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, E1 बराबर क्या आएगा, E1 बराबर सूत्र बता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और वहां पास क्या आएगा, Q/r²। क्या होता था, दूरी होता था, पीछे पढ़े हैं, लेकिन यहां से ए से पी तक का दूरी किसी को पता है क्या, नहीं पता है सर। अगर ए से पी तक का दूरी पता रहता तो मैं यहां पास रख देता, लेकिन पता है क्या, नहीं। तो भुजा का नाम लिख दो, क्या आएगा, ए पी का स्क्वायर, और यहां पास आप लिखते आ रहे हो ए पी के, क्या लिखते हैं, अनुदिश। क्या लिखते हैं भाई, अनुदिश, मतलब उसी दिशा में चल रहा है। इसको समीकरण क्या नाम देंगे, 1। ठीक, उसके बाद ए पी का मान उसमें निकालते थे r-a, लेकिन इस यहां पास निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखने लंबवत है, और वहां क्या था, एक ही अक्ष में था। तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। फिर क्या लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके लिए भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखना है, फिर से बिंदु कहां भाई, बिंदु P पर, P पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की क्या लिखना है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का नाम क्या है, E2। तो इसी कारण यहाँ पास क्या आएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पास क्या आएगा, परिणाम लेते हैं। ठीक है, परिमाण लिखेंगे तो माइनस मत लगाना, क्यों ही लिख देना। ठीक है, तो क्यू बटे कितना आएगा, अब देखो B से P तक का दूरी पता है क्या किसी को, नहीं। तो उसका भुजा का नाम लिखो, तो क्या आएगा, BP। ठीक है, और क्या आएगा, BP का स्क्वायर। सूत्र में क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्क्वायर, एक बार देख लेना। ठीक है, सूत्र क्या लिखा है वहां पास, देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पास क्या आएगा, BP का स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं, PB के अनुदिश। क्या लिखेंगे, PB के अनुदिश। थोड़ा सा मार्कर खत्म हो गया, इसका आंसर राइटिंग थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन समीकरण क्या देना, 2। क्या देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण 2। अब सर यहाँ पास कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट उपयोग करना है, बुक में इसको लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डायरेक्ट उपयोग करना है। क्या डायरेक्ट उपयोग करना है मैं अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो E1 को 2 घटक में बांटे थे, बोला था, डस्टर कहाँ चल रहा है, E1 को कितना घटक में बांटे थे, 2 घटक। ठीक है, सबसे पहले E1 को 2 घटक में बांटे थे, एक था आपका यहाँ पास, मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है, मैं भूल गया हूँ शायद, उस चित्र में लिखा था। एक आपका था क्या, E1 cos थीटा, और यही पास क्या था, E2 cos थीटा, और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण मेरे प्यारे साथियों जुड़ जाते हैं। मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आप चाहो तो बेहतरीन तरीके से लिखना चाहो तो यही पास लिख देना, जमा कर क्या लिखोगे,
E1 cos थीटा प्लस क्या आएगा E2 cos थीटा, लिखने आ जाएगा बस। अब देखो E1 के दो घटक होते हैं, अभी बताया था, तो आपको डायरेक्ट उपयोग करना है। यहाँ पास क्या उपयोग करना है, E1 को, किसको भाई, E1 को दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित मतलब बांटना, वियोजित करने पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बताओ E1 cos थीटा कौन सी दिशा में भाई, क्षैतिज दिशा में, ठीक है। उसी प्रकार बताओ भाई दूसरा नंबर बताओ, E1 sin थीटा कौन सी दिशा में भाई, ऊर्ध्वाधर, कहाँ भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में, कौन सी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब फिर से क्या करना है, दूसरा नंबर, इसी प्रकार किसको भाई, इसी प्रकार किसको, E2 को कितना घटक में, दो घटकों में क्या करने पर, दो घटकों में वियोजित क्या करने पर, हिंदी थोड़ा देख लेना, ठीक है। फिर क्या लिखोगे बताओ, पहला नंबर क्या आएगा, E2 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, E2 cos थीटा कौन सी दिशा में भाई, फिर वही काम, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, आप लिख लेना क्षैतिज दिशा में। दूसरा नंबर फिर क्या आएगा, E2 sin थीटा कौन सी दिशा में भाई, कौन सी दिशा बताओ, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये तो मैं आपको पहले ही समझा दिया था, इतना समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट चित्र का काम। अब यहाँ पास थोड़ा सा और समझने वाली चीज है, ठीक है। क्या समझने वाली चीज है, E1 और E2 के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये आपका बीच को देखो, ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे उठा के इसमें रख दूं तो ये एक ही त्रिभुज दिखाई देगा। कौन सा भाई, एक ही त्रिभुज आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों AP जो भुजा है उसका मान अगर मान के चलो 5 है, कितना है, 5 है, तो इस BP का भी भुजा का मान क्या होगा, 5 कहलाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों E1 का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, E2 के बराबर होगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था, E1 sin थीटा ऊपर जा रहा है और E2 sin थीटा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और E1 और E2 आपस में बराबर होंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे, काट देंगे। कैसे काटेंगे मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। टेंशन मत लो, आप लोग बिंदास रहो, ठीक है। आप क्योंकि नीरू कोचिंग क्लास से क्या किए हो भाई, आप जुड़े हो, ठीक। अब क्या करना है, डायरेक्ट उपयोग करना, मैं जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे, ठीक है। क्या उपयोग करोगे बताओ सर, आप ही बता दो। E1 बराबर है किसके बोला हूं मैं, E2। क्यों बराबर है, क्योंकि उसके भुजा बराबर है, ठीक है। तो E1 बराबर है E2 के, तो ऊपर कौन जा रहा था, याद करो, ऊपर जा रहा था E1 sin थीटा, नीचे कौन जा रहा था भाई, E2 sin थीटा जा रहा था। कौन जा रहा था, E2 sin थीटा। अब E1 के जगह आप E2 लिखो या E2 के जगह E1, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं इसको 1 कर देता हूं, क्यों, 2 के जगह 1 लिख सकता हूं या 1 के जगह 2। तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ये कहाँ जा रहा है भाई, नीचे। और ध्यान रखना, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस, और दोनों घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कारण से, ठीक है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और कौन सा घटक भाई आपका, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाते हैं। और आपको डायरेक्ट अब क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या लिखोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर, बिंदु कहाँ भाई, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या लिखोगे, तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किससे दर्शाते हैं, याद करो, E से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस कितना होगा, E2 cos थीटा, इतना आएगा। अब देखो, अब भी बताया था E1 के जगह आप E2 रखो या E2 के जगह E1, तो मैं E2 के जगह
E1 रखने वाला हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस क्या आएगा E1 cos थीटा। क्यों आया पता है नहीं भाई, E1 बराबर क्या रख देना, E1 बराबर क्या लिखे हैं E2, इस कारण से ये माना है, ठीक है। नेक्स्ट E1 बराबर ये E2 है ना, नहीं दिख रहा होगा तो और लिख देता हूँ, E1 बराबर क्या है E2, इस कारण से ऐसे लिख सकते। अब इसको जोड़ दो तो कितना आएगा 2E1 और क्या आएगा cos थीटा, 2E1 और क्या आएगा cos थीटा। इसको समीकरण मेरे प्यारे साथियों कितना देना 3, क्या देना भाई 3, ठीक है। अब आप चाहो E1 का मान दिख रहा है तो E1 का मान कहाँ है, समीकरण किसमें 1 में, तो आप चाहो तो E1 का मान समीकरण 1 से रख दो। तो समीकरण किससे भाई, समीकरण 1 से, क्या आएगा 1 से बता दो, तो E बराबर 2, E1 का मान बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा, और यहाँ पास क्या आएगा बताओ Q अपॉन कितना है भाई AP स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा cos थीटा, यहाँ पास क्या आएगा cos थीटा। इसको समीकरण क्या दे देना 4, कितना दे देना 4। अब उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको यहां तक समझ आया होगा। अब जस्ट मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं थ्योरी को और पूरा गणित बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी लिखो भाई इसको, हो गया भाई। अब आगे बढ़ते। अब आपको स्टार्टिंग में मैं चित्र बनाया था, कुछ ऐसा चित्र बना था, याद करो ऐसे कुछ चित्र बना था 20 से भाई, ठीक है। यहाँ पास का नाम था P, यहाँ O था और यहाँ A था और यहाँ क्या था B, यहाँ तक का दूरी क्या था R, यहाँ क्या था A, और इस वाले भुजा का मान नहीं निकाल थे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, हम लोग cos थीटा का मान पता चल जाए और AP स्क्वायर का मान पता चल जाए तो समीकरण 4 में रखकर इस पूरे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों मैं चित्र बनाया था, उसमें एक समकोण त्रिभुज क्या ले रहा हूँ OPA को ले रहा हूँ, क्या है भाई OPA। तो आप लिखेंगे क्या लिखना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या लिख लेना POA लिखना, जो लिखना लिख सकते हो POA से, क्या है भाई POA से। तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, उस चित्र को एक बार आपको बाहर निकाल के समझा देता हूं। कुछ चित्र इस तरह से है, दिख रहा है सबको भाई कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है P है, ये क्या है O है और ये क्या है कैपिटल A है। और आपको पता होगा यहां तक का दूरी क्या होता है, हाफ A होता है, सबको पता है। टोटल अगर यहाँ B भी होता है तो टोटल कितना होता है 2A, और यहाँ तक का दूरी कितना है R है, स्मॉल r। तो सर समकोण त्रिभुज आप क्यों कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग को AP स्क्वायर और cos थीटा का मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पास एक काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसी बच्चे को नहीं पता हो तो पता कर लेना भाई। क्यों पता कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखना, डायरेक्ट लिखना आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहीं पास जगह है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। किसको याद है बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, आपका कर्ण का स्क्वायर। इस चित्र में कर्ण कौन है AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर बराबर, उसके बाद कर्ण के बाद क्या आता है बताओ, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है भाई OP स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, मान रखना है, AP का ही मान निकालना है। तो AP स्क्वायर तो ऐसी रहेगा, क्या रहेगा ऐसी रहेगा। OP का मान बताओ, OP का मान क्या है R, और स्क्वायर आ जाएगा और A स्क्वायर आ जाएगा। क्यों A स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखना OA का मान क्या है A है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब देखो AP स्क्वायर का मान निकालना था, ठीक है। क्या करना था, AP स्क्वायर का मान निकालना था, और वो जो आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको समीकरण कितना दे देना, समीकरण कितना देना 5। अब किसका मान निकालना है cos थीटा। अब आप बच्चे पता है लाल बट्टे कक्का, किसको पता है भाई लाल बट्टे कक्का, किसको नहीं पता है लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो cos का सूत्र क्या कहलाएगा, आधार बट्टे कर्ण, क्या कहलाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो आप चाहो तो यहाँ से और एक क्या कर सकते हो, वर्ग को हटा सकते हो। तो वर्ग हटाओगे तो AP बराबर कितना आएगा, √R स्क्वायर प्लस कितना आएगा A स्क्वायर आएगा, ठीक है। चाहो तो इसको समीकरण और दे दो, कितना 6, ठीक। अब मैं क्या बता रहा, cos का क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो डायरेक्ट उपयोग करना क्या चीज, cos थीटा बराबर आधार बट्टे क्या आएगा कर्ण। और आधार क्या है इसमें बताओ, फिर से भुजा बताओ OA, ठीक है। और फिर क्या आएगा कर्ण, कर्ण का क्या नाम है बताओ भाई, कर्ण का नाम कहलाएगा AP, ये क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। और AP का मान
अभी मैं लिखा ला हूँ किसमें, समीकरण 6 में। और ओ ए का मान क्या है भाई, आपका ए है, तो डायरेक्ट लिख देना कॉस थीटा बराबर ओ ए का मान बताओ भाई स्मॉल ए पी का मान बताओ सर रूट आर स्क्वायर और क्या आएगा ए स्क्वायर कहलाएगा। और इसको समीकरण देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कितना है 7, कितना है भाई 7। अब समीकरण 5 से ए पी स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पास, ठीक है, और समीकरण 7 से किसका मान, कॉस थीटा का मान रख दो। तो आप डायरेक्ट लिखना, क्या चीज लिखना भाई, समीकरण किससे, समीकरण पांचवा 7 से मान कहाँ रखना है, मान समीकरण किसमें 4 में क्या करने पर, रखने पर, 4 में रखने पर। तो रखोगे तो आंसर बताओ भाई, आंसर आएगा ई बराबर, ठीक है, 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा बताओ, क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर का मान बताओ, ए पी स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे आएगा। नेक्स्ट कॉस थीटा का गुणा में लिख देता हूँ, कॉस थीटा का मान स्मॉल ए बटे क्या है भाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, किसी के यहाँ पास डाउट नहीं है सर, आगे बढ़ो। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसके घात में कुछ नहीं मतलब एक है, और रूट का मतलब क्या होता है आर स्क्वायर, क्या कहलाता है आर ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आपको मैं रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको रफ काम में करना है भाई, पेपर हॉल में आपको पूरा नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कुछ नहीं है घात में तो 1 आएगा, इसको रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब आपको पता होगा अगर आधार सेम है तो आधार को कितना बार लिखते हैं, एक बार, तो ऐसे लिख दिया मैं, और उसके घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1/2, और 1 + 1/2 को हल करोगे तो कितना आता है भाई, कितना आता है कोई बता देगा, मैं बता देता हूँ सर 3/2। क्यों 3/2 आता है, 2 का गुणा इधर, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का गुणा इधर, 2 + 1 3, और नीचे का गुणा होता है तो क्या आता है 2, तो आंसर कितना आएगा 3/2। तो इसके जगह आपको डायरेक्ट क्या उपयोग करना है, ये उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है मैं बता दिया, तो मैं क्या लिखने वाला हूं आगे नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखना, ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूं, ये पूरा किसी कोई काम का नहीं है, ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, और आप धैर्य बनाकर वीडियो को भी देख रहे होंगे, ठीक है, और कैसा लगता है हमारा पढ़ाना ये कमेंट करके बताया भी करो भाई, ठीक। तो क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं भाई, आगे क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो मैं ऊपर बताया था, ई बराबर कितना आएगा 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा, और ऊपर क्या चल रहा है बताओ, क्यू ए क्या आएगा, क्यू स्मॉल ए, और नीचे क्या आएगा बताया हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और घात में कितना आएगा 3/2। अब इसको हल करने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पीछे, ठीक है, इसको समीकरण दे देना 8। क्या कॉन्सेप्ट था सर, आर बड़ा होता है किससे, ए से, कहाँ बताया था अक्ष स्थिति में, क्यों होता है मैं बताया था आर का मान बहुत बड़ा होता है स्मॉल ए से, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की क्या करने पर भाई, ए स्क्वायर की उपेक्षा मतलब क्या होता है बताते हैं भाई, हटा देना। तो यहाँ पास ए स्क्वायर को हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, ई बराबर 1/, ठीक है, आप थोड़ा जमाक लिख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट वाले पहले लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू यहाँ से 2 है और क्यू ए है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सूत्र जमाने के लिए, क्यू इंटू क्या लिख सकता हूँ 2a, क्या लिख सकता हूँ क्यू इंटू 2a, 2 है और क्यू ए है, तो क्यू को पहले लिखा 2a को बाद में, और नीचे क्या आएगा बताओ, ठीक, नगण्य है मतलब उसका मान 0 हो गया है, किसका ए स्क्वायर का, तो आंसर क्या आया आर स्क्वायर बचेगा अंदर, और बाहर में क्या चल रहा है 3/2, क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों 3/2। इसको फिर से हल करो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा। अब q इंटू 2a को क्या लिख सकते हो कौन बताएगा, ठीक है, साइड में सूत्र लिख रहा हूं ध्यान से देखना, p बराबर आप पढ़ क्या हो q इंटू क्या होता है 2a, तो आप ध्यान रखना q इंटू 2a के जगह क्या लिख सकते हो डायरेक्ट p लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई p, और नीचे क्या आएगा 2 कैंसिल, तो आपका r की घात कितना आएगा 3 आएगा।
ये आंसर है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन क्या लिख सकते हो, वायु या किसमें भाई, निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या आएगा, P/r⁻3। क्या आएगा, r⁻3। और इसको समीकरण कितना दे सकते हो भाई, समीकरण कितना है, 9। समीकरण कितना है, 9। और लास्ट टर्म लिख लेना, समीकरण 9 निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, व्यंजक है। क्या है भाई, व्यंजक है। अगर मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो और पीछे का वीडियो अगर लास्ट तक देखे होगे तो एक अंतर आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्या अंतर कॉमन दिख रहा है मैं बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सोच समझने वाली बात है, ठीक। इसमें क्या अंतर आपको नजर आता है, यहां पास P है और अक्षीय स्थिति में 2P होता है। क्या होता है भाई, अक्षीय स्थिति में कितना होता है, 2P। तो यहां पास से इसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, कि ई अक्षीय जो होता है, ठीक है, ई अक्षीय होता है वो 2 गुणा होता है किसका भाई, ई निरक्षीय का। याद रखना भाई यहाँ पास, ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा, नोट में लिख लेना इसको, ठीक। कैसे इसको लिखने बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ई का मान क्या होता है, याद करो। ई का मान मतलब अक्षीय स्थिति के लिए होता था 1 क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P अपॉन कितना, r⁻3। और निरक्षीय का क्या होता है, याद करो, अभी निकाले हो, देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपॉन कितना, r⁻3। तो देखो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर दिख रहा है। सर सही बोल रहे हो आप, ई अक्षीय जो होता है वो निरक्षीय का क्या होता है, 2 गुणा, क्योंकि इसमें किसका गुणा है भाई, 2 का गुणा है। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई अक्षीय, ठीक है, निरक्षीय स्थिति का कितना गुणा होता है। तो आपको क्या बताना है, कितना गुणा होता है भाई, 2 गुणा होता है, ठीक है। और इसको हल कर सकते हो तो ई निरक्षीय को नीचे ला लो तो इधर क्या बचेगा, 2 बस बचेगा। उतना सब आपको आगे नहीं बनना है, इतना आपका काफी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि ध्यान रखना इतना गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।